हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कृष्णा और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन की दुनिया में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नए सेल ऑर्गन्स गोल्जी एपेटस के बारे में। उसकी पिछली वीडियो में हमने बात किया था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, और आज हम बात करेंगे गोल्जी एपेटस के बारे में। गोल्जी एपेटस को डिस्क्राइब किया था कैमिलो गोल्जी ने। उन्होंने कहा था कि जो गोल्जी एपेटस होता है ये एक मेम्ब्रेन बाउंड वेसाइकल्स होता है। क्या होता है? एक मेम्ब्रेन बाउंड वेसाइकल्स का सिस्टम होता है। मेम्ब्रेन बाउंड समझ में आता है कि यहाँ इसके चारों तरफ मेम्ब्रेन होंगे, इस ऑर्गेनल्स के ये मेम्ब्रेन से घिरा होगा। वेसाइकल्स का क्या मतलब है? इन्होंने कहा क्या है कि एक सिस्टम है जो मेम्ब्रेन बाउंड वेसाइकल है। वेसाइकल क्या होता है? तो मान लीजिए आप दुकान पे गए, ठीक है, आपको एक चिप्स खाने का मन किया, दुकान पे गए, आप चिप्स लेके आए, खाए, ठीक है, आप 5 रुपये का चिप्स लेके आए, आप उस चिप्स को खा लिए। अब आपके पास क्या बचा? आपके पास एक पैकेट बची। क्या बची? एक पैकेट बची। और वो पैकेट कैसे दिखेगी आपको? वो जो पैकेट होगा, पैकेट कुछ ऐसा दिखेगा आपको। आपने जो चिप्स खा के आपने जो फेंक दिया उस पैकेट को, पैकेट कैसे बचेगा? कुछ ऐसा आपको पैकेट दिखेगा वो। तो उन्होंने इसी को वेसाइकल्स कहा। उन्होंने कहा कि क्या एक मेम्ब्रेन बाउंड सिस्टम है, ठीक है, जो किससे? वेसाइकल से है। वेसाइकल्स का मतलब होता है कि उन्होंने एक पैकेट को ही कहा, ठीक है, कि एक सिस्टम है जो मेम्ब्रेन बाउंड है, और ये जो वेसाइकल्स है ये पैरेलल है एक दूसरे के। ये क्या है? एक पैरेलल है। पैरेलल मीन्स क्या होता है? मान लीजिए यहाँ पे कोई लाइन है और इसके जस्ट सामने हम एक और लाइन ड्रॉ कर दें, तो ये जो लाइन होती है ये दोनों क्या हो, ये दोनों आपस में पैरेलल हो गए, ठीक है। तो ये दोनों जो लाइन है ये आपस में पैरेलल हो गए, ठीक। तो ये पैरेलल हो गए, और इन्होंने कहा ये जो पैरेलल होते हैं ये एक ढेर में होते हैं, मतलब एक बहुत सारा होता है, एक दो नहीं होते वैसा, क्या बहुत सारा होता है। और इसी ढेर को उन्होंने सिस्टर्न्स कहा। क्या कहा? सिस्टर्न्स कहा, ठीक है। इसी ढेर को उन्होंने सिस्टर्न्स कहा। अब अगली बात जो आती है वो ये आती है कि इसका जो मेम्ब्रेन है, गोल्जी एपेटस का जो मेम्ब्रेन होता है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कनेक्टेड होता है। अब समझते हैं कि ये ऐसा क्यों होता है। इसका जो मेम्ब्रेन है गोल्जी एपेटस का, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कनेक्टेड क्यों है? अगर आप जानते होंगे तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर क्या बनता है? प्रोटीन बनता है, और उस प्रोटीन को पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है जहाँ भी उसकी ज़रूरत होती है, ठीक है। उस प्रोटीन की बॉडी में जहाँ भी ज़रूरत होती है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ गोल्जी एपेटस, ठीक है। गोल्जी एपेटस की हेल्प से उसको पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक। इसलिए इसका जो मेम्ब्रेन होता है वो एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन से कनेक्ट होता है, और इसीलिए इसको कहा जाता है एक कॉम्प्लेक्स मेम्ब्रेन सेलुलर सिस्टम। क्या कहा जाता है इसको? एक कॉम्प्लेक्स मेम्ब्रेन सेलुलर इसको सिस्टम कहा जाता है। ये तो बात हो गई कि हाँ ये कनेक्टेड है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है। अब इसके फंक्शंस पे आते हैं। ये फंक्शंस क्या करता है? ये हमने आपसे बताया कि जो वेसाइकल्स होता है ये एक पैकेट के फॉर्म में होता है। कैसे होता है? ये एक पैकेट के फॉर्म में होता है। तो जो भी प्रोटीन्स बनते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, जो भी प्रोटीन्स बनते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, उस प्रोटीन्स को इसमें भरा जाता है, ठीक है। उसको इसमें भरा जाएगा, फिर क्या होगा? इसकी पैकेजिंग होगी। मतलब एक ये स्टोरेज का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? स्टोरेज का ये काम कर रहा है। ये जो गोल्जी एपेटस है ये किससे बना होता है? वेसाइकल से ही बना होता है। तो इस गोल्जी एपेटस क्या काम कर रहा है? इसके अंदर प्रोटीन को भरा गया, मतलब ये एक स्टोरेज का काम कर रहा है। फिर इसको मॉडिफाई किया जाएगा और इसको फिर पैक कर दिया जाएगा। मतलब क्या क्या होता है? स्टोरेज का वर्क है इसका। गोल्जी एपेटस का एक स्टोरेज से फंक्शन करता है। उसको मॉडिफाई किया गया, उसकी पैकेजिंग हुई। अब बॉडी में जहाँ भी नीड पड़ेगी प्रोटीन्स की, कि हाँ बॉडी में यहाँ प्रोटीन चाहिए, उसको वहाँ पर भेज दिया जाएगा। तो ये फंक्शंस पूरा होता है गोल्जी एपेटस का। अब आपको तो ये भी क्लियर हो गया होगा कि यहाँ इसको पैकेट क्यों कहा गया है। क्योंकि अगर आप कोई भी सामान को कहाँ किस में पैक करेंगे? एक पैकेट में पैक करेंगे। मान लीजिए अब अगर कोई सामान आया, आपको उसको किस कहीं पहुँचाना है, तो आप एक पैकेट में या फिर किसी भी चीज़ में आप उसको पैक करेंगे और भेज देंगे। तो यही काम होता है सेल में गोल्जी एपेटस का। यही क्या काम होता है? गोल्जी एपेटस का सेल में काम होता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास जो भी प्रोटीन बन रहा है उस प्रोटीन को उसके अंदर रखना है, ठीक है। एक स्टोरेज से ये काम करेगा, उसको मॉडिफाई करके उसको पैक कर देना है, और जहाँ भी बॉडी में नीड पड़ेगी प्रोटीन की वहाँ पर इस प्रोटीन को पहुँचा देना है। तो ये इसका काम हो गया, ठीक है। अब ये जो गोल्जी एपेटस होता है ये कॉम्प्लेक्स शुगर का भी बनाता है। ये क्या बनाता है? ये कॉम्प्लेक्स शुगर बनाता है। कॉम्प्लेक्स शुगर का ये फॉर्मेशन करता है। ये सिंपल शुगर से कॉम्प्लेक्स शुगर को भी ये बनाता है।
और अगर हम इसके लास्ट फंक्शंस की बात करें तो ये जो गोल्जी एपेटस होता है, ये जो गोल्जी एपेटस होता है ये लाइजोसोम्स को बनाता है। किसको बनाता है? लाइजोसोम्स को बनाता है। अभी हम उससे बात करें कि लाइजोसोम्स क्या होते हैं। तो ये हमारे पूरा एक टॉपिक हो गया गोल्जी एपेटस। इस पर आप 6 पॉइंट 7 पॉइंट आराम से आप इस पर लिख सकते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट अगर आपको लिखने को तो क्या लिखेंगे कि इसको डिस्क्राइब किया था कैमिलो गोल्जी ने। ठीक है, फिर उसको क्या होता है कि एक मेम्ब्रेन बाउंड वेसाइकल से जो पैरेलल है एक दूसरे के। ठीक है, और उसको सिस्टन्स कहा। क्या कहा? और उसको सिस्टन्स कहा। एक दूसरा पॉइंट हो जाएगा। ठीक, फिर इसका जो मेम्ब्रेन होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कनेक्टेड होता है, तीसरा पॉइंट हो जाएगा। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? कॉम्प्लेक्स सेलुलर सिस्टम भी कहा जाता है, ये आपका चौथा पॉइंट हो जाएगा। फिर क्या होगा कि ये स्टोरेज का काम करता है। क्या काम करता है? ये एक स्टोरेज का काम करता है। इसमें मॉडिफिकेशन होता है, इसमें पैकेजिंग होती है। तो आप 5 पॉइंट इसका, ये आपको पहले से 5 पॉइंट हो गया। फिर ये शुगर को बनाता है। जो कॉम्प्लेक्स शुगर होते हैं ये उनका फॉर्मेशन करता है सिंपल शुगर से, ये आपका 6 पॉइंट हो जाएगा। फिर ये लाइसोसोम्स का फॉर्मेशन करता है। मतलब आपके 7-8 पॉइंट्स बन जाएंगे इससे, और ये आपको ये अच्छा खासा नंबर दे देगा। जो भी आपको होगा 4 नंबर का, 5 नंबर का, ये आपको अच्छे से नंबर दे देगा। तो ये बात हो गई गोल्जी एपेटस के बारे में। अब बात करते हैं कि लाइसोसोम्स क्या होते हैं। किसके बारे में? लाइसोसोम्स के बारे में। अब बात करते हैं कि लाइसोसोम्स किसे कहते हैं। ये भी एक सेल ऑर्गेनेल है। क्या है? ये भी एक सेल ऑर्गेनेल है। मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर इसका भी होता है, और ये सेक लाइक होता है। कैसे होता है? सेक लाइक में होता है। मतलब एक ऐसा इसका स्ट्रक्चर होगा, जैसे ये खाली था वैसे ये भी खाली होगा। सेक लाइक स्ट्रक्चर इसका होता है, और इसके अंदर इंजाइम्स भरे होते हैं। क्या होता है इसके अंदर? इंजाइम्स होते हैं। कौन से इंजाइम्स? डाइजेस्टिव इंजाइम्स। ठीक है, इसके अंदर डाइजेस्टिव इंजाइम्स प्रेजेंट होता है। अब ये जो लाइसोसोम होता है इसको कहा जाता है कि एक वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है। क्या? एक वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है। मतलब ये सेल को क्लीन करता है। अगर हम इसको अपने एवरीडे लाइफ से कनेक्ट करते हैं, जैसे हमारे घर में जो डस्टबिन होता है, जो कूड़ेदान होता है, वो क्या करता है? हमारे पूरे घर का जो कूड़ा होता है वो अपने मतलब उसके हमको उसमें हम रख देते हैं। तो ऐसे ही लाइसोसोम होता है कि सेल में जो भी मतलब गंदगी हो रही है, मान लीजिए कोई बैक्टीरिया आ गया बाहर से, कोई फॉरेन मटेरियल आ गया। ठीक है, हमने खाना खाया, कोई फॉरेन मटेरियल है, कोई बैक्टीरिया आ गया, तो क्या करेगा? लाइसोसोम्स अपने एंजाइम के हेल्प से उसको तोड़ देता है। ठीक है, और उसको खा जाता है। तो जो लाइसोसोम है ये एक कूड़ेदान का ये वर्क कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया कि हाँ ये कूड़ेदान का ये वर्क करता है। अब मान लीजिए सेल में कोई जो मेटाबॉलिज्म होता है सेल का। अब मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मतलब सेल में जो भी रिएक्शंस होते हैं, जो भी केमिकल रिएक्शंस किसी भी सेल में होते हैं, उनको हम लोग मेटाबॉलिज्म्स कहते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए जब भी मेटाबॉलिज्म जो भी डिस्टर्ब होगा मतलब उसमें कोई फॉरेन मटेरियल आ गया तो उसको खा जाता है। सेल अगर डैमेज हो तो क्या होगा? अगर सेल डैमेज हो जाता है तो उस केस में क्या होता है? हो सकता है कि जो लाइसोसोम है ये बर्स्ट हो जाए, मतलब ये फट जाए। ये जो लाइसोसोम है उस चांस में मान लीजिए सेल क्या है डैमेज हो गया है, उस केस में ये हो सकता है कि लाइसोसोम बस्ट हो जाए, मतलब ये फट जाए। तो इसके अंदर का जो भी एंजाइम्स होंगे ये सेल को खा जाएंगे। ये मतलब ये अपने ही सेल को खा जाएगा। इसके अंदर जो भी एंजाइम्स होंगे ये अपने सेल को ही खा जाएगा। तो इसलिए लाइसोसोम को सुसाइडल बैग भी कहा जाता है, क्योंकि ये अपने खुद के सेल को खा जाता है। ठीक है, इसलिए इसको सुसाइडल बैग भी कहा जाता है। एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट मतलब पूछते हैं कि लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग क्यों कहते हैं, तो आप कह सकते हैं कि क्योंकि अपने खुद के सेल को खा जाता है। ठीक है, इसलिए इसको सुसाइडल बैग कहा जाता है। तो ये हमारा लाइसोसोम्स का फंक्शन हो गया कि लाइसोसोम्स का क्या फंक्शन है। ठीक है, अब हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। किसके बारे में? माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। ठीक है, अब हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। ठीक, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसको कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। सेल मान लीजिए सेल में जो भी रिएक्शंस हो रही है उनके लिए एनर्जी चाहिए, नहीं चाहिए? सेल में जो भी रिएक्शंस होती हैं उनको करने के लिए एनर्जी चाहिए, तो वो एनर्जी कहाँ से मिलेगी? जैसे हमारे घर में हमको भी तो लाइट चाहिए ना, एनर्जी चाहिए। हम एनर्जी कहाँ से लेते हैं? अपने लिए फूड खा के हमको वहाँ से एनर्जी मिल जाती है। ठीक है, तो सेल के अंदर मान लीजिए कोई भी काम हो तो उसको भी तो एनर्जी चाहिए, तो उसको एनर्जी कहाँ से मिलती है? माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है, इसलिए उसको कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। अब इसको जो एनर्जी मिलती है माइटोकॉन्ड्रिया की, इसको जो एनर्जी होती है मिलती है माइटोकॉन्ड्रिया की। ठीक है, इसको एनर्जी मिलती है एटीपी के फॉर्म में।
किससे प्रेजेंट होता है, एटीपी के फॉर्म में। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है इसका फुल फॉर्म, इसका फुल फॉर्म होता है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ये एटीपी का फुल फॉर्म होता है। और एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट यानी एटीपी को कहा जाता है एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, ठीक है, मतलब एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, कि सेल की एक ये एनर्जी करेंसी है। अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर की बात करें कि दिखता कैसे है, तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये एक डबल मेम्ब्रेन इसका बाउंड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। एक इसकी आउटर मेम्ब्रेन होगी और इसकी जो इनर मेम्ब्रेन होती है इसमें फोल्डिंग्स होती हैं। क्या होती हैं, इसमें फोल्डिंग्स होती है इसके इनर मेम्ब्रेन में, ठीक है, इसकी इनर मेम्ब्रेन में फोल्डिंग्स होती हैं, ठीक, सॉरी, इसकी इनर फोल्डिंग्स होती हैं। और ये जो फोल्डिंग्स होता है इसी फोल्डिंग्स पे ही एटीपी का फॉर्मेशन होता है। अब एटीपी कैसे बनता है ये आपको हायर क्लासेस में आपको पता चलेगा। तो ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन हो गई, ये इसकी जो इनर मेम्ब्रेन इसमें फोल्डिंग्स पाई जाती हैं और ये फोल्डिंग है यहाँ पर एटीपी का फॉर्मेशन होता है। अब बात ये आती है कि अभी हमने पढ़ा गोल्जी एपिटस के बारे में, मेम्ब्रेन बाउंड सिंगल मेम्ब्रेन, लाइसोसोम्स हमने पढ़ा सिंगल मेम्ब्रेन, ठीक है। लाइसोसोम में आप एक और पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि जो लाइसोसोम में इसमें जो डाइजेस्टिव वो होता है, इसका जो डाइजेस्टिव इंजाइम होता है ये भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही बनाता है। इसमें जो डाइजेस्टिव इंजाइम होती है ये भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आता है। तो हम बात क्या कर रहे थे, हम बात कर रहे थे माइटोकॉन्ड्रिया में किसमें डबल मेम्ब्रेन क्या होता है, क्यों होता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में से खुद का, इसमें खुद एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इसलिए इसमें डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, ठीक है। और क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का एक खुद का डीएनए है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का एक खुद का डीएनए है, इसलिए इसको कहा जाता है माइक्रोकॉन्ड्रिया डीएनए, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इसको कहा जाता है। इसको एम्प्टी डीएनए से, एम्प्टी आपका स्मॉल लेटर में होगा और डीएनए आपका डीएनए के फॉर्म में होगा। तो ये जो डीएनए प्रेजेंट है, कहाँ प्रेजेंट है, ये डीएनए प्रेजेंट है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, इस डीएनए को कहा गया माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। अब इसके अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है, इसीलिए जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये खुद का भी अपना प्रोटीन को बनाता है, ठीक है। उस डीएनए के प्रेजेंस होने की वजह से ही माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ये खुद का भी अपना ये डीएनए बनाता है, ठीक। तो आज हमने किसके किसके बारे में बात करी, लाइसोसोम्स के बारे में बात किया, गोल्जी एपेटस के बारे में बात किया, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात किया, ठीक। तो आज के वीडियो में यहीं पर इसको एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए सेल ऑर्गन के साथ वापस आएंगे।